स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। साल 1996। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले की वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आती है तो रूह कांप उठती है। मैं उस समय 15 साल का था और जून में मेरे फादर के ट्रांसफर के कारण हमें एक दूसरी जगह सेटल होना पड़ा। इस जगह के खौफनाक सच से हम सब अनजान थे। एक दिन स्कूल से निकलते ही काले बादल ढाने लगे। मैं इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था और ऐसे में भीगने की पूरी संभावना थी। अरे आदर्श, तू भाग क्यों नहीं रहा है? जल्दी घर पहुंच, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए और दहशत का समय भी। मैं मेरे दोस्त की बात ठीक से नहीं समझ पाया और मैंने उसे रोकते हुए बोला, तेरे कहने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्योंकि अगर हम घर तक भागे तो ये तय है कि भीग जाएंगे हम, और मंडे को सबमिट करने वाला प्रोजेक्ट भी मेरे बैग में है। पानी की चंद बूंदे भी मेरे हफ्तों की मेहनत बर्बाद कर देगी, जो मैं नहीं चाहता। तो तू क्या चाहता है? मौत? इसमें मौत की बात कहां से आई? देख आदर्श, मेरे पास अभी तुझे समझाने का समय नहीं है। अगर तुझे खड़ा रहना है तो खड़ा रह, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश तेज होने के बाद उसके बूंद से भी दूर रहना। अगर बारिश में कोई भी छाता लिए तेरे पास आए तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बहरूपिया तुझे खूनी बारिश में फंसाकर एक भयानक मौत की नींद सुला देगा। इतना कहने के साथ ही नितिन भी वहां से निकल गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात ये थी कि अब आसपास के सभी लोग भागने की फिराक में थे। दुकानदार दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। वहीं वॉचमैन अंकल भी जल्दी से ताला मारकर घर जाने की जल्दबाजी में थे। कुछ ही समय में मेरे आसपास का पूरा माहौल सुन्न हो गया और एक लौता सिर्फ मैं ही उस अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहा। कुछ देर में बारिश ने अपना एक भयानक रूप ले लिया, जिसके चलते अब मेरा जाना तो और मुश्किल हो गया। स्कूल था तो फोन तो लाया नहीं और ना ही कोई मदद करने वाला दिखाई दे रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। अब मुझे भी घर जाने की चिंता होने लगी और अब एक ऐसा भी समय आया जब सूरज लगभग ढल चुका था। मेरे अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देने लगे। जब मैंने बारिश को लाल होते हुए देखा, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये बारिश अब लाल क्यों हो रही है। लेकिन गौर से देखने के बाद पता चला कि वो कोई रंग नहीं बल्कि खून है। और तभी मुझे नितिन की कही हुई बात याद आई जो उसने बताई थी खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ये बारिश एक खूनी बारिश थी। लेकिन आज तक जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसी किसी खून की बारिश को ना तो होते हुए देखा और ना ही कभी सुना था। अब तो बदबू भी आने लगी थी और तभी मुझे दूर खड़ा एक आदमी दिखा जिसने छाता लगा रखा था और एक दीवार को एकटक घूरे जा रहा था। मैं उसके नजरिए को कुछ समझ नहीं पाया और उसे आवाज देने लगा, हेलो, ओ चाचा, हेल्प करो प्लीज, मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मैं उस स्ट्रेंजर को आवाज देने लगा। मुझसे काफी दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उसने मेरी आवाज साफ सुनी। उसके चलने का तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चलने का तरीका कुछ यूं था जैसे कोई भेड़िया खड़ा होकर सीधा बढ़ता हो अपने शिकार की तरफ। वो स्ट्रेंजर मेरे एकदम करीब आ चुका था, लेकिन फर्क इतना था कि वो उस भीगते बारिश में छाता लिए खड़ा था
और मैं उससे थोड़ी दूरी पर एक मकान की छत के नीचे बारिश से छुपा हुआ था। वो स्ट्रेंजर मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा और मुझे भी अब सेफली घर पहुंचने का यही एक रास्ता नजर आ रहा था, तो मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उस अनजान आदमी के हाथों पर पड़ी तो मेरे कदम वहीं लड़खड़ाने लगे। मैंने देखा उस आदमी ने अपने हाथ में खून से लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था, जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। उस चाकू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले उसी चाकू से किसी के जिस्म को फाड़ा हो। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया और वापस पीछे हट गया, पर तभी मैंने देखा कि सामने खड़े उस शख्स का चेहरा बदलने लगा और उसका चेहरा किसी भेड़िए की तरह होने लगा। नुकीले दांत और पंजे खतरनाक। हिम्मत करके मैं वहीं खड़ा रहा और तभी एक बिजली कड़की और वो भेड़िया मानव वहां से गायब हो गया। लेकिन तभी मुझे एक आदमी दिखा जो अभी तक अपनी दुकान में ही था और शायद मेरी तरह वो भी इस खूनी बारिश में फंस चुका था। मैं उससे दूर था, लेकिन मुझे फिर भी सब कुछ दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी अभी जैसे ही पलटा कि वो भेड़िया मानव उनके पीछे अचानक से कहीं से हाजिर हो गया। ये वही था जो कुछ समय पहले मुझे गुमराह करने की साजिश में था। उस भेड़िया मानव के दिखते ही वो आदमी अपना संतुलन खो बैठा और बिना कुछ सोचे समझे उस छांव से बरसते खूनी बारिश में भीगते हुए भागने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी नजर उस आदमी से हटते हुए उस भेड़िया मानव पर गई। मैंने उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक बार भी उस शैतान ने उस आदमी का पीछा नहीं किया और ना ही उस पर झपटा। लेकिन बावजूद इसके कुछ ही देर बाद वो आदमी चिल्लाने लगा और भागते भागते अपने आप ही उसकी रफ्तार भी कम होने लगी। वो अपने आप सूखने लगा और कुछ पल में उसके शरीर की अंतड़ियां बाहर आने लगी और रास्ते पर ही गिरकर बेहोश हो गया। वो जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो का लग रहा था, सच बताऊं तो अब उसका वजन 10 किलो से ज्यादा भी नहीं होगा। तभी दूर से वो भेड़िया मानव भागता हुआ वहां पहुंचा और उस आदमी को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। मैंने और एक चीज भी देखी कि उस आदमी को जब खूनी बारिश में खींचता हुआ वो भेड़िया मानव जंगल में ले जा रहा था, तो उसके साथ कुछ लोग भी थे जो एकदम सूखे हुए और डरावने दिख रहे थे। वो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, लेकिन लगातार मुझे ही घूर रहे थे। समय खराब था, लेकिन नसीब अच्छा, तो वो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाकर मेरी सांस में भी सांस आई, क्योंकि अब तक मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। मैं घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। डांट तो बहुत मिली, लेकिन सच कहूं तो आज की घटी घटना उस वक्त बताना सही नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अपने दोस्त नितिन के घर गया अपने साथ घटी घटना को बताने। नितिन, नितिन, बाहर आ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे आवाज देने के कुछ देर बाद नितिन के घर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। कौन हो बेटा? किससे मिलना है? मैंने जवाब दिया, नितिन। ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नितिन, चलो जाओ। नितिन अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि कल उस मनहूस बारिश ने मेरे पोते की जिंदगी छीन ली। निगल गई मेरे पोते का शरीर वो मनहूस बारिश। अब मैं थोड़ा बहुत इस चीज को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कल नितिन उस बारिश के शुरू होने से ठीक कुछ समय पहले निकला था। मैं गहरी सोच में डूबा और उनसे उस खूनी बारिश की सच्चाई पूछी। दादी, आखिर इस गांव में बारिश का रंग लाल क्यों होता है? क्या गिरता है बारिश के पानी से?
इस मनहूस गांव को पिछले 150 साल से हाय लगी है। कहते हैं एक जमाने में अचानक यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, जहाँ बारिश समय पर न होने के कारण इस गांव के बहुत से किसानों ने खुद का कत्ल कर लिया और तभी एक मनहूस काल ने भी पहरा दिया। इस गांव से एक पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक तांत्रिक ने अपने गुलाम, जो कि एक भेड़िया था, उसे मानव के भेष में यहाँ भेजा, जो इंसानों के शरीर में से खून को गायब कर देता था। लेकिन कई पूजा पाठ के बाद इस विधि को नियंत्रण में लाया गया और अंत में यह निश्चित हुआ कि इस गांव में कभी भी ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे कोई भी काम किया जाए। लोगों के मुताबिक गांव को हाय लगी है और इसी कारण साल के 6 महीने इस गांव में बारिश होती है, लेकिन वो बारिश पानी की नहीं बल्कि खून की होती है, जिसे खूनी बारिश के नाम से दहशत की दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं जो कोई शख्स या जानवर भूला भटका इस बारिश में निकलता है तो अपने आप ही उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है, उसके शरीर में से खून गायब होने लगता है और जितना समय वो खूनी बारिश की बूंदों में बिताता है उतने समय तक लगातार खून उसके शरीर से गायब होकर उस भेड़िए के जिस्म में जाता है, जो उसे और भी ताकतवर बनाता है। सच कहूं, इसके बाद कुछ और सुनने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था और मैं वहां से फौरन अपने घर लौट गया, अपने दोस्त नितिन के मौत के मातम और एक भयानक दहशत के साथ। मैंने अब इसे छुपाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर बन सकती थी। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश इस गांव पर अपना दस्तक दे, हमें निकल जाना चाहिए। 2 दिन के भीतर हम वापस अपने होम टाउन आ गए और पापा ने भी अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लिया। इस घटना को मैं अपने जीवन का सबसे सुखद और भयानक लम्हों में शामिल करूंगा, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी इस घटना की बू मुझे आज भी महसूस होती है। आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी, आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सके। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया, और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने। चलो, रात से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है, और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है। माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी,
पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले, रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ। हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर। मुझे ये रास्ता पता है। यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना। रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है। पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है। तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है जहाँ से हम जाने वाले थे। ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था। आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त। दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे? मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया।
और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी, दरिंदा, भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था, गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था। रात के 12 बजे पायल और दानिश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती चुनी थी जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा, फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार, तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या?
इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिसे वो अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम गूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है। इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठा मौत का इंतजार करता रहूं कि कब वो आए और मेरा सिर मेरे शरीर से अलग करे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं। दानिश पायल की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने पायल को भागने को कहा, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपकी बैठी रही। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो दानिश का पीछा करने लगा और दानिश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने दानिश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे दानिश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य पायल के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए दानिश के कटे सिर के पास पहुंचे और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इससे पहले वह शैतान पायल की तरफ आ पाता, पायल ने गाड़ी रिवर्स ली और उस कर्स्ड रोड और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। पायल एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सिर कटा इंसान बना देता है। वाकई जिंदगी में उस मंजर को देखना कितना खौफनाक होता होगा जब आप किसी ऐसे इंसान को देखे जिसका सर कटा हो और भूतिया भाषा में उसे सिर कटा इंसान कहते हो।